जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट नवंबर 2024 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा आज का सेशन है, इसमें हम साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉप मोस्ट 16 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? पेवलव के सिद्धांत में घंटी की आवाज़ क्या है? ये जो क्वेश्चन है जो आपका जून जुलाई में टेट हुआ था उसमें भी पूछा गया था। पेवलव के सिद्धांत में घंटी की आवाज़ क्या है? सबसे पहले आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि पेवलव ने कौन सा सिद्धांत दिया था, पेवलव की थ्योरी क्या कहती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पेवलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, जिसको कि हम शास्त्रीय अनुबंधन भी कहते हैं। उसने एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। अब क्या हुआ दोस्तों, पहले फूड को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ रही थी। उसने जब वो फूड दे रहा था उसी टाइम वो घंटी बजा रहा था। जैसे जैसे कुत्ते को ये चीज़ पता लग गया कि जब घंटी लगेगी तभी फूड मिलेगा, तो एक टाइम बाद क्या हुआ, जो पेवलव है उसने फूड देना तो बंद कर दिया, लेकिन घंटी वो बजाया जा रहा था। तो घंटी की आवाज़ सुन के कुत्ते को क्या लग रहा था कि अभी फूड आएगा, अभी फूड आएगा, और इसीलिए उसके मुंह में लार टपक रही थी। तो ये जो घंटी की आवाज़ है, इसको हम क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अल्पकालीन स्मृति में सूचना कितने समय तक रहती है? ये जो हमारी एसटीएम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर विल बी 30 सेकेंड्स। अल्पकालीन स्मृति में हम सूचना को 30 सेकंड के लिए स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित रहता है? ईगोसेंट्रिक कौन सी अवस्था में पियाजे के अनुसार बच्चा रहता है? तो देखिए दोस्तों, ये डीप क्वेश्चंस है। अगर आपको पियाजे की थ्योरी पता होगी, अगर आपने हर एक अवस्था को डिटेल में पढ़ा होगा, तभी आप जान पाओगे कि कौन सी अवस्था में जो बच्चा है वो ईगोसेंट्रिक रहता है। ईगोसेंट्रिक का दोस्तों मतलब क्या रहता है कि अपनी ही सोच सर्वोपरि, अपनी ही सोच जो है वो सर्वोपरि मानना। जैसे मान लो किसी को चॉकलेट वाली जो आइसक्रीम है वो फेवरेट हो सकती है, लेकिन मुझे वनीला वाली है, तो मैं सभी को यही बोलूँगा कि वनीला वाली सबसे अच्छी होती है। और ये जो गुण है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? जो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हमारी 2 से लेकर 7 साल की अवस्था रहती है। मुझे उम्मीद है चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। सामान्य ज्ञान हमारी कौन सी स्मृति में होता है? किस मेमोरी में हमारी जो जनरल नॉलेज है वो रहती है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा सीमेटिक मेमोरी, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही एक टाइप है। ये जो सीमेटिक मेमोरी है ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही एक टाइप है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपने सीमेटिक मेमोरी को चूज़ करना है, जिसको कि हम अर्थी स्मृति भी कहते हैं, अर्थी स्मृति कहते हैं। कई बार हिंदी में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी स्किनर। ये जो ओपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है किसके द्वारा दी गई थी? स्किनर के द्वारा। ओपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग, इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं, तो आपने इनको अलग अलग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। स्मृति का दूसरा चरण क्या है? अब देखिए दोस्तों, आपको पता है जो मेमोरी है वो एक प्रोसेस के अंडर चलती है, और जो प्रोसेस है उसमें अलग अलग तरह के स्टेप्स रहते हैं। पहले हमारा क्या रहता है? एनकोडिंग। उसके बाद दोस्तों स्टोरेज करते हैं, उसके बाद हमको उसको रिट्राइव करते हैं, यानी कि पुनः प्राप्ति करते हैं। तो ये जो हमारी डिकोडिंग है उसको हम क्या कहते हैं? संकेतन। उसके अलावा जो हमारी स्टोरेज है, जब हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? संचयन। और जो हमारी रिट्राइविंग है उसको हम कहते हैं पुनः प्राप्ति। अगर मैं इसको डिटेल में समझाऊं तो देखो, जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है तब हम उसको संकेतों में ले आते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास संकेतों में आ रही है तो यहाँ पे संकेतन इसका पहला चरण हो गया। उसके बाद संचयन, यानी कि स्टोरेज। उस इंफॉर्मेशन को हमने अपने दिमाग के किसी पार्ट में स्टोर कर लिया। क्लियर? अब तीसरा है हमारा रिट्राइविंग, यानी कि पुनः प्राप्ति। जैसे हमने एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनको रट लिया, उनको अपने माइंड में बिठा लिया, तो जो पुनः प्राप्ति है वो हमें एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगी। जब जरूरत हो तब इंफॉर्मेशन को याद करके अप्लाई करना। ठीक है, तो ये हमारी होगी पुनः प्राप्ति। तो यहाँ पे दूसरा चरण पूछा गया, दैट विल बी संचयन, दैट विल बी स्टोरेज। 7th क्वेश्चन की बात करेंगे। किस स्मृति में घटनाएं और तथ्य शामिल हैं? किस स्मृति में घटनाएं और तथ्य शामिल है? अगर अकेला इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया होगा
तथ्य या अर्थपूर्ण सूचनाएं। आपको पता है जो हमारे तथ्य रहते हैं, जो फैक्ट रहते हैं, वो अर्थपूर्ण रहते हैं, उनकी एक वजह रहती है। अगर अकेला तथ्य पूछा गया होता तो दोस्तों क्या आना था, सिमेंटिक। लेकिन यहाँ पे घटनाएं भी पूछी गई है तो यहाँ पे आएगा एपिसोडिक। मैं आपको बताना चाहूँगा जो एपिसोडिक मेमोरी है इसमें हमारी घटनाएं और तथ्य दोनों तरह की चीज़ें शामिल रहती हैं। आगे जब हम एपिसोडिक मेमोरी को दो भागों में बांटते हैं तो उसमें से एक आता है सिमेटिक मेमोरी। दूसरी जो पहली वाला पार्ट है उसमें हमारी घटनाएं रह जाती है, और जो हमारी सिमेटिक मेमोरी है इसमें हमारे तथ्य या अर्थपूर्ण चीज़ें रह जाती है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, मैस्लो के अनुसार आवश्यकता का प्रथम स्तर कौन सा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैस्लो है उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स की एक थ्योरी दी है, यानी कि आवश्यकताओं का पदानुक्रम। ये किससे रिलेटेड, ये एक मोटिवेशन से रिलेटेड थ्योरी है। उन्होंने ये बताया कि जब भी हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं कौन सी होती है, दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, तीसरी चौथे नंबर पे, ठीक है। इस तरह से जो मैस्लो है उसने डिवाइड किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैस्लो ने क्या कहा है, जो हमारी नीड्स है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उसमें हमारे जो पहला स्तर है वो कौन सा आ गया, शारीरिक अवस्था है हमारा पहला स्तर है, जिसमें कि हमें क्या क्या चीज़ें शामिल रहती है, भूख हो गई, प्यास हो गई, नींद हो गई और सेक्स भी इसी में इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो 3-4 चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी शारीरिक आवश्यकताएं बनाती हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जनक कौन है। किसने दोस्तों सोशल लर्निंग का एक थ्योरी पेश करी है, सोशल लर्निंग की थ्योरी पेश करी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एल्बर्ट बंडूरा ने सोशल लर्निंग की एक थ्योरी पेश करी है। इनकी ये जो सोशल लर्निंग की थ्योरी है इसको हम इनडायरेक्ट लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों सोशल लर्निंग क्या होती है, सोशल लर्निंग होती है समाज के साथ सामंजस्य बिठाकर किसी चीज़ को सीखना। तो जब हम समाज को देख रहे हैं तो हम लोगों को करते हुए देख रहे हैं, यानी कि वहाँ पे जो हमारी लर्निंग है वो इनडायरेक्ट हो रही है। अगर हम किसी भी काम को अपने आप करके देखें तो वो हमारी होगी डायरेक्ट लर्निंग। यहाँ पे दोस्तों हम समाज से चीज़ों को सीख रहे हैं, समाज को फॉलो कर रहे हैं, समाज में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको हम सीख रहे हैं। कई बार हम नेगेटिव चीज़ों को भी सीखते हैं। तो ये जो हमारे सामाजिक अधिगम सिद्धांत है इसको एक और नाम से जाना जाता है अप्रत्यक्ष अधिगम। तो ये किसके द्वारा दिए गए थे, एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 10th क्वेश्चन है, बंडूरा के अनुसार अधिगम के कितने चरण हैं। अब ये जो बंडूरा है इसने अधिगम को कितने भागों में बांटा है। कौन सा अधिगम, सोशल लर्निंग, ठीक है। जो हमारी सोशल लर्निंग है उसको बंडूरा ने कितने पार्ट्स में बांटा है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा बंडूरा को ये जो हमारी अधिगम है, ये जो हमारा सामाजिक अधिगम है, पार्ट्स नहीं बोल सकते, इसको हम स्टेजेस बोल सकते हैं। इसको कितनी स्टेजेस में बांटा हुआ है, 4 स्टेजेस में, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों का बिहेवियर जो है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों हम खुद पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। खुद पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, वो जो बिहेवियर है अगर अच्छा लगा तो उसको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। इसी तरह से कुछ एक स्टेप्स चलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो सोशल लर्निंग है अकॉर्डिंग टू बंडूरा उसकी कितनी स्टेजेस है, 4। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, बंडूरा के अनुसार अधिगम का पहला चरण कौन सा है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एल्बर्ट बंडूरा ने जो सोशल लर्निंग की थ्योरी दी हुई है इसमें इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हुई है, जिसमें से पहली स्टेजेस दोस्तों क्या है, अवधान, जिसको हम कहते हैं अटेंशन, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 12, बोबो डोल एक्सपेरिमेंट किसकी देन है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो बोबो डोल एक्सपेरिमेंट है ये एक्चुअल में है क्या। अब देखिए एल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, मैंने आपको बताया इसने सोशल लर्निंग यानी कि सामाजिक अधिगम की थ्योरी दी थी। इसका क्या मानना था कि जो बच्चा है वो समाज से ज़्यादा चीज़ें सीखता है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे नाम है दोस्तों, यहाँ पे बोबो डोल एक्सपेरिमेंट जो कि बंडूरा के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में नहीं है लेकिन आपने मान के चलना है, आपने इस चीज़ को लिख लेना है कि ये जो हमारा बोबो डोल एक्सपेरिमेंट है वो एल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। इन्होंने क्या किया, 3 अलग अलग तरह के लड़के लिए, है ना, 3 अलग अलग तरह के लड़के लिए। उनको क्या किया, सबसे पहला जो लड़का है उसको एक थिएटर में ले गए और उसको एक ड्रामा दिखाया जिसमें क्या हो रहा था, एक जो मनुष्य है वो किसी जो
डोल है उसको पंच कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने एक ड्रामा दिखाया, किसको, बच्चे को। अब बच्चे को उन्होंने स्टेज पे भेजा, बच्चे ने क्या किया, बच्चा भी उस डोल को इसी तरह से पुश करने लग पड़ा, यानी कि पंच करने लग पड़ा। तो बंडूरा ने ये पाया बच्चा जैसी चीजें सीखता है, यहाँ पे उसने जो हिंसाजनक व्यवहार है वो सीख लिया, हिंसा से युक्त जो व्यवहार है वो बच्चे ने सीख लिया। इसी तरह से दो अलग अलग बच्चे थे, एक को प्यार वाली चीज दिखाई गई, तो बच्चे का भी यहाँ पे जो बिहेवियर है वो प्यार से भरा हो गया। उसके अलावा तीसरे को सामाजिक जो चीज है वो दिखाई गई, तो बच्चे का जो बिहेवियर है वो भी समाज को रिलेटेड उसी तरह से जैसा उसने ड्रामा देखा वैसा ही बन गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को ही एल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डोल एक्सपेरिमेंट कहा है। तो किसकी देन है ये, बंडूरा की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें पढ़ी हुई है। अगर हम बात करें फादर ऑफ साइकोलॉजी तो दोस्तों यहाँ पे आना है हमारा विल्हम वुंट। अब अगर हम रियलिटी की बात करें तो ये जो साइकोलॉजी है इसको फिलोसफी से अलग किसने किया था, किसने साइकोलॉजी की नींव रखी थी, दैट विल बी विलियम जेम्स। लेकिन इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो एक्सपेरिमेंट्स है, जो साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स है वो किसके द्वारा शुरू किए गए थे, विल्हम वुंट के द्वारा। और इन्होंने ही पहली बार जो जर्मनी का एक शहर था लिपजिंग, जर्मनी का एक विश्वविद्यालय था लिपजिंग, वहाँ पे साइकोलॉजी की पहली लैब खोली थी। तो ये चीज़ आपने अपने नोट्स में जरूर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, हु इज द फादर ऑफ प्लेवे मेथड, खेल विधि का जनक किसे कहा जाता है। राइट आंसर विल बी फ्रोवेल, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। काफी बार रिपीट किया गया ये क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी बोटसन, जेबी बोटसन इज द फादर ऑफ व्यवहारवाद, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, आर्थिक स्मृति में क्या संचित रहता है। मैंने आपको बताया था आर्थिक स्मृति यानी कि सीमेटिक मेमोरी, जो हमारी पहले हमने क्या चीज एपिसोडिक मेमोरी के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको क्या बताया, घटनाएं और तथ्य। जो हमारी एपिसोडिक मेमोरी है उसमें घटनाएं और तथ्य शामिल रहते हैं, लेकिन जब हम एपिसोडिक मेमोरी को आगे डिफाइन करेंगे इसको भी 2 पार्ट्स में बांटा जाएगा। जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारी आर्थिक स्मृति यानी कि सीमेटिक मेमोरी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे अर्थपूर्ण सूचनाएं, अर्थपूर्ण जो कि किसी फैक्ट से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे यही चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। सीमेटिक मेमोरी में हम जो फैक्टफुल चीजें उनको रखते हैं, साथ ही साथ उसी में हमारा सामान्य ज्ञान भी रहता है। तो आर्थिक स्मृति को हम सीमेटिक मेमोरी ही कहते हैं। तो इसमें क्या चीज स्टोर रहती है, अर्थपूर्ण सूचनाएं। तो देखिए दोस्तों, यही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है आपने इनको जरूर नोट करा होगा। अगर आपको इसी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, इसी तरह से डीप स्टडी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में भी लिखना है क्या आपको आगे चल के जो आपका कमीशन वगैरह रहेगा इसी तरह की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारा अभी भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि मैं आपको फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। आपने मुझे उसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज लिख के भेजना है, हाय लिख के भेजनी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।